इस पाठ आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माय क्यूटल किंग एंड हिज फेक वाइफ में। हाँ, लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एक जो कंक्यूबाइन थी वो उतनी रात को दरवाज़ा ओपन करा करके लैंड किंग से कि लैंड वांगजी से ऑन डिमांड कर रही थी कि इसे बाहर निकलवाइए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वांगजी उसे धमकी देता है कि इंपेरियल पैलेस में आओ, अपने मसले लेकर के यहाँ से जाओ, क्योंकि रात हो चुकी थी और रात के टाइम में वांगजी किसी की नहीं सुनता था। वो दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो सामने विंग खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आगे कपड़े रखे हुए था ताकि उसके आगे का बदन ढका रहे। वांग जी वहां आता है और कहता है, क्या हुआ है आपको? वो कहता है, आह, हमने आपसे कहा था ना कि हम एक साधारण सा मनुष्य हैं, कोई कुल कुल नहीं है हमारा, कोई राजघराना नहीं है, हमारे संस्कार नहीं हुए हैं और हम आपके ओमेगा कैसे हो सकते हैं। वांग जी एकदम दांत पीसते हुए से कहता है, क्योंकि हमने तुम्हें चुना है वीन। तुम साधारण मनुष्य हो, कोई क्रिएचर हो या कुछ भी हो, बट तुम मेरे ओमेगा हो। मेरे ताबीज ने तुम्हें चुना है, इसी वजह से तुम अब मेरे हो और तुम्हें किसी और की बात नहीं सुनना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। तुम मेरे साथ इस घर में सेफ हो जब तक कि मैं हूँ। और इतना बोल करके वो वांगजी विंग को वापस से किस करना स्टार्ट कर देता है, उसे बेड पर लेके आ जाता है। उसके बाद वो पूरी हॉट नॉट में वो दोनों डूब गए हुए थे, क्योंकि विंग को अभी मनाना बहुत ज़रूरी था और वांगजी बी जेंटल होकर के उसके साथ वो सभी थिंग्स कर रहा था। बीच बीच में वो थोड़ा रूडनेस तो दिखा रहा था, बट वो आराम से। फिर वो थोड़े टाइम बाद फ्रेश होकर के दोनों और वो आकर के खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वांगजी वापस से कुछ लिखने बैठ जाता है तो विंग उसे देखता है और कहता है, ये क्या है? वांगजी उसे समझाता है कि ये जो इंपेरियल पैलेस है ना उसका दस्तावेज है और इसे ठीक करना है। तो विंग कहता, ये मुझे आती है, क्या मैं कर दूं? विंग को देख करके वांगजी को हैरानी हो रही थी। वो कहता, तुम्हें कैसे आता? फिर वो कहता, वो क्या है ना कि मैं राजकुमार के साथ रहता था ना तो वो करते रहते थे तो मैं उन्हें देखता रहता था और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे दिया था करने के लिए। और फिर मुझे वांगजी कहता, बस, क्योंकि आगे उससे सुना ही नहीं जा रहा था। भाई कुछ भी हो जाए, अल्फा अल्फा ही होता है ना। और कहता है, अच्छा ठीक है तो तुम करके बताओ। फिर एक सादा कागज देता है और वो स्याही देता है, पेन भी देता है और जिससे कि विंग लिख के दिखा देता है। कुछ करना था नहीं, किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ था ना उसको दूसरी किताब में नोट डाउन करना था। भांग जी कहता है, ये तो अच्छा है, फिर मेरा काम बच जाएगा। ऐसे दस्तावेज बहुत बनाने होते हैं ताकि लोगों में वितरित किया जाए, तो अगर तुम इसे आसानी से बना सकते हो तो ये तो अच्छी बात है ना। विंग कहता है, इतनी मेहनत क्यों करनी है इसे लिखने के लिए? लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा ना, हम इसे मिट्टी पे बना सकते हैं, उसके बाद एक एक करके इसे छाप सकते हैं ना। तो कहता, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मुझे आता है, पर फिलहाल से मैं इसमें इसमें लिख देता हूँ जितना होता है। फिर मैं कल इन सारे शब्दों को मिट्टी में उकेरूंगा और उसका पत्थर बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 दिन, लेकिन 5 दिन बाद वो जब एक बार बन के तैयार हो जाएगा तो हम उससे बहुत सारी किताबें छाप सकते हैं। और पहला यहाँ पे ना प्रेसिंग बना था जिसके ऊपर अक्षर लिख करके छापे जा सकते थे। वांगजी बहुत खुश था विंग के टैलेंट से। फिर वो दोनों उसी तरीके से लिखते हैं, बातें बातें करते हैं और फिर रात होने पे दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन इंपेरियल पैलेस में बहुत सारी कंक्यूबाइन थी जो कि वांगजी के सामने आके खड़ी हो चुकी थी। उसमें से जो हेड थी, पहली कंक्यूबाइन थी, वो आती है और कहती है कि आप आखिरकार हमारे हड़म में नहीं आते हैं और आपने अपने कक्ष में किसी एक साधारण ओमेगा को रखा हुआ है, क्या हम इसका रीजन जान सकते हैं? विंग वहाँ जो कि नहीं था, इसलिए वांगजी के लिए कुछ भी बोलना इजी था, इसलिए वो सीधे क्लियर कट का तरीके से बोलते हुए कहता है, क्योंकि वो मेरी फूरन है और तुम सबकी क्यून भी। इतना सन्ना हुआ ही था कि जितनी भी कंक्यूबाइन थी सबका दिमाग हिल गया था, सबका माथा ठनक गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा है उन लोगों को। दांत पीसते हुए वो वापस से कहती, ये कैसे हो सकता है? हमारी बात आई है और आपने उसे अपना फूरन बना लिया। ऐसी क्या खास बात है उसमें? हाँ,
जो कि आप उसे फ़ौरन बनाने पे लगे हुए हैं। वांग जी कहता है, जो उसमें है वो आप लोगों में शायद से नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हाँ, बस फ़र्क इतना है ना कि वो किसी कूल से नहीं है, पर मेरे साथ रहने के बाद वो लैन कूल का हो चुका है। और दूसरी बात, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विंग और वांग जी दोनों का तो सोल सफरिंग होने के बाद वांग जी ने अपनी आधी पावर विंग को दे दी थी ना, इसलिए विंग के पास भी पावर थी, तो वांग जी को पता था कि विंग भी पावरफुल है उसकी तरह। हाँ, ये अलग है कि उसकी तरह कल्टीवेटर नहीं है वो, लेकिन विंग के अंदर भी तो पावर्स थी ना, इसी वजह से वो उन लोगों को डांट करके वहां से भगा देता है। लेकिन जो उसमें से 3 थी ना, वो बहुत ज़्यादा कमीनी टाइप्स थी। वो बाहर आकर कहती है, इस ओमेगा को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद वांग जी इंपीरियल पैलेस के काम में लग जाता है। जो भी राजसभा में काम आ रहे थे वो उस पर बात कर रहा था, परिचर्चा कर रहा था, सभी विषयों का निपटारा कर रहा था, और आस पड़ोस के देशों में क्या चल रहा है वो सब जानकारी निकलवाने का प्रयत्न कर रहा था। ये तीनों आती हैं बड़ी वाली के पास, जो कि सबसे बड़ी कंक्यूबाइन थी। वो वहाँ बैठ जाती है, फिर वो अपनी एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है कि किंग तो अभी इम्पेरियल पैलेस में ही रहेंगे और शाम होने से पहले जाएंगे नहीं, और बाकी के काम होगा तो वो शायद बाहर भी जाएंगे। वो गार्ड बता देता है कि हाँ, ऐसा तो लगभग है, और वो 2 बार दौरे के लिए भी जाने वाले हैं शहर में। तो वो कहता है ठीक है, जब वो शहर में जाए दौरे के लिए तब उस कक्ष में जो ओमेगा रहता है उसे जाकर मरवा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे अलावा कोई भी हरम में आए और उनके साथ रहे, फिर उनके कक्ष में। हमारे कक्ष में तो वो कभी नहीं आए हैं, इधर हरम के रास्ता वो भूल ही चुके हैं, और वो कभी आकर देखते भी नहीं हैं, और अपने कक्ष में एक ओमेगा को रखा हुआ है। उन दिनों के अंदर जो जेलेसी की भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसका ओर छोर तो उन लोगों को भी नहीं पता था। वो जो सिपाही था हाँ में सर हिला देता है और वहां से वो चला जाता है। वो तीनों एक दूसरे से ही बातें करते हुए कहती है, अब आएगा मजा, जब वो ओमेगा मारा जाएगा ना, तब मैं उन्हें अपने कक्ष में बुलाऊंगी, ड्रिंक पिलाऊंगी और उसी हालत में उनके साथ रात बिताऊंगी। फिर बच्चा होगा और वो बनेगा यहाँ का भावी राजकुमार। और वो तीनों हंस रही होती हैं, जिसमें से एक कहती है, वाह सीजे, आपने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है। उसके बाद हम लोगों की भी मदद कीजिएगा, हम भी चाहते हैं कि किंग हमारे पास भी आए, वो कितना हैंडसम है ना। फर्स्ट वाली कंक्यूबाइन थी, वो कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 1-2 बार आ जाएंगे तुम्हारे पास भी, मैं इंतजाम करवा दूंगी। और इतना बोल करके वो तीनों आपस में ही अपने में खिचड़ी बनाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि लगभग उस कक्ष में रहता था, तो कक्ष के भीतर ही, क्योंकि बीचों बीच पैलेस था और पीछे छोटा सा पॉन्ड था, बाड़ी था, जहाँ पे कुछ कुछ था, तो विंग को मन नहीं लग रहा था ना। वो बाहर एक पहरेदार को बोलकर कुछ सीड मंगवाता है, और वो बाहरी बाड़ी वाले एरिया में ना खुदाई कर रहा था। वहां पे वो बैठकर उन सीडों को लगा रहा था, और तभी वहां पे 2-3 तूजी आ गए थे, जिसे देख करके विंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था। उसे गोद में ले लेता है और कहता, यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो पहले से ना, फिर आप कहाँ से आ गए। तभी वो देखता है कि एक तूजी ना दूसरे तूजी के ऊपर चढ़ा हुआ है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। तभी पीछे से एक वॉइस आती है, क्या हम भी वो कर सकते हैं विंग। विंग फटक से वो खरगोश लिए ही पीछे मुड़ता है, जहाँ पे वांग जी वहां आके खड़ा हो चुका था, और वो विंग को बड़ी ही लस्टफुल आइज के साथ में देख रहा था। विंग कहता है, आप पहले से कब आ गए?" वांग जी कहता है, काम ज्यादा नहीं था इसलिए मैं आ गया, और मुझे दौरे के लिए बाहर जाना है, उससे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता था विंग। फिर धीरे धीरे वो वहां आता है और वांग जी विंग के बगल में जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे एक खरगोश दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे थे। और उसे देख करके विंग शर्मा जाता है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। वांग जी कहता है, देखो उसे भी अपना पार्टनर मिल गया, और वो कितना खुश है ना। विंग उस खरगोश को देख रहा और वांग जी को देख रहा, जिसकी आंखें पूरी नसीली थी। वांग जी विंग को उठा करके अपने अंदर लाता है, और फिर उसके सारे कपड़े उतार करके और उसके साथ वो इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। वांग जी ने पूरे कपड़े तो नहीं उतारे थे, लेकिन हाँ, वो उसके पीछे से सारे कपड़े उतार दिए थे और अपने भी कपड़े को नीचे कर लिया था। एंड देन वैसे ही उसके हाथों को पीछे से पकड़कर डोग स्टाइल में उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद वांग जी और वो दोनों थोड़ा देर के लिए लेटे हुए थे। वांग जी के हाथों पे विंग का सर था, और विंग कहता है, मैं बाहर गार्डनिंग कर रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं बीजों को लगा रहा था। इस पे वांग जी कहता है, तुम्हें जो करना है, जो चाहिए तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए एक सखा ढूंढ के ला दूंगा मैं। विंग कुछ भी नहीं बोलता है, बस वांग जी की बात पे हाँ
कर देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वांग जी कहता है, अब मुझे निकलना होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना। विंग कहता है, हाँ ठीक है। फिर वांग जी कपड़े बदल कर बैठता है तो विंग उसके बाल बना देता है और फिर वांग जी वहां से चला जाता है। एक आदमी जो छत पे घात लगाए बैठा हुआ था कब से, कि मौका मिले और वो इस ओमेगा का काम तमाम कर दे। वांग जी वहां से निकल के कैरेज में बैठ चुका था और वो शहर यात्रा पे निकल चुका था। जाने के बाद वो जो लड़का था वो 2-3 ईंटें उतार करके सीधे घर के अंदर कूद जाता है, क्योंकि उन लोगों को ना निंजा की और फाइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी, कल्टीवेटर्स टाइप थे वो। विंग अपने सामने उसको देख करके बहुत ज्यादा डर गया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कहता, कौन हो? हाँ। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और अपनी तलवार जो दो थी वो दोनों निकालकर विंग की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। विंग चीखता है और उसे धक्का दे करके उस कमरे में ना भागना स्टार्ट करता है। वो जो था वो कमरे की हालत को बिगाड़ देता है, पर्दे काट देता है, पेपर को फाड़ देता है, क्योंकि विंग ना उठा उठा के रास्ते में बॉलीवुड की मूवी की तरह जितने भी ऑप्टिकल्स आ रहे थे उन सबको हटाने के लिए किताब, पर्दे, टेबल ये सब फेंक रहा होता है और वो अपनी तलवार से सबको काट पीट रहा होता है और देन विंग को मारने के लिए आ रहा होता है। विंग वॉशरूम वाले दीवार से टक्कर खा जाता है, नीचे गिर जाता है और वो पीछे पीछे खसक रहा होता है। वो जो आया था उसे मारने के लिए, वो स्पाइकर, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए विंग की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही विंग के गर्दन पे वार करने वाला था, विंग के अंदर जो वांगजी का गोल्डन कोड था वो एक्टिवेट हो चुका था और उसकी पावर एक्सपैंड करने लगती थी, क्योंकि विंग के अंदर भी डार्क पावर थी, ऊपर से इन लोहा का पावर्स था और वह एक कवच बना देती है जहाँ पे उसका तलवार नहीं लगता है। विंग जब 2 मिनट बाद आईज ओपन करके देखता है कि सामने वाला उसे मारने का कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके तलवार हवा में ही लटके जा रहे हैं और वो नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं। विंग उसे पहले तो देखता है कि क्या हो रहा है, फिर उसे रियलाइज्ड होता है कि उसकी बॉडी ना पूरी हल्की हो चुकी है और वो अपने आप ही खड़ा हो रहा है। वो उठता है और सीधे उसकी आंखों का कलर बदल चुका था और वो उस मारने वाले का गला पकड़ करके और सीधे उसको ना ऐसे मोड़ देता है, जैसे ना मुर्गे के गर्दन को सीधे ट्यूं से ट्यूच करते हुए तोड़ देता है। उसके गर्दन को तोड़ चुका था और विंग एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, हटा है मुझे मारने के लिए, ऐसे मच्छरों को भेजोगे तो क्या होगा? हाँ। हम्म। और उसके बाद वो आ करके चीखता है और उसके अंदर जितनी भी पावर्स थी ना वो सारे पावर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक बज गया था कंकाल का ढांचा। उस कंकाल के ढांचे को लेता है विंग, पीछे की तरफ आता, इतना फास्ट वो भागा था कि मतलब हवा से भी तेज वो गया, गड्ढा खोदा, उसके अंदर दबाया और वापस से आके खड़ा हो गया और कहता है, हाँ, कमरे की हालत बिगाड़ दी। फिर विंग धीरे धीरे करके उस कमरे को ठीक कर देता है, पर्दे वगैरह जो फटे थे वो उसको सिल देता है, पूरे कमरे में कैंडल्स लगा देता है, अरोमा के लिए कुछ परफ्यूम चंदन का वो भी तैयार करके रख देता है। फिर वांगजी के लिए वो खाना बनाने के लिए पीछे छोटा सा ही किचन बना हुआ था। हालांकि वांगजी और विंग के लिए खाना राजशाही पैलेस से आता था, लेकिन वहां पे ना एक छोटा सा चूल्हा था, एक ही चूल्हा था और 3-4 बर्तन थे, थोड़े बहुत सामान थे जिसको वांगजी ने मंगवा दिया था विंग के लिए। तो विंग ना वहाँ पे सिर्फ खाना नहीं बनाता था, वो मिठाई बनाता था या नूडल्स बनाता था जब उसका मन करता था। और जब वांगजी ना रहे तो उसे किसी को बोलना ना पड़े, ज़्यादा वो बाहर ना जाए, इसीलिए उसने दूसरे कमरे में सब कुछ अरेंज करा दिया हुआ था। वहाँ पे 3 कमरे थे और एक वॉशरूम था, बाहर की तरफ बरामदा था, तो वो बरामदा में ही वो सारा चीज़ कर रहा होता है। कमरे से सटा हुआ था वो, इसी वजह से। तो वो वहाँ पे ना छोटे-छोटे स्टार शेप का मिठाई बना रहा होता है और वांगजी के लिए वो प्लेट में बना-बना कर रख रहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी केक होने वाला था। फिर वो बाहर आ जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, माँ, बाबा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कैसे कैसे मैं इस इन और यान लोहे को अपने अंदर समेट सकता हूँ? मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, पर मेरे अंदर इसकी पावर मुझे फ़ील हो रही है। मेरा तो कोई कुल संस्कार भी नहीं हुआ है। फिर मैं कैसे इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता और वो ऊपर देख रहा होता है। फिर विंग वहाँ पे बैठ जाता है और एक पत्ता तोड़ के और उस पत्ते से ही ना बांसुरी बजाना स्टार्ट करता है। वो बांसुरी इतनी अच्छी थी कि आसपास के हर कोई सुन रहा था, पर किसी को पता नहीं चल रहा था कि अचानक से ये बांसुरी कहाँ से बजने लगी। वो इतनी खूबसूरती के साथ में एक मेलोडी बजा रहा होता है, जिस मेलोडी के जो साउंड थे, वांगजी जो कि अपनी शहर यात्रा करके आ चुका था, वो भी सुन पा रहा था। वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे करके जिंगसी के अंदर अपने कदम को बढ़ाए जा रहा था, उसे एहसास हो रहा था
कि कोई तो है जो कि धुन बजा रहा है। वांग जी क्यूरियोसिटी की वजह से वो अपने तलवार को कमरे में छोड़ करके जब वो पीछे आके देखता है तो विंग बांसुरी बजा रहा था, वो भी पत्तों से, और उसने एक टांग ऊपर रखे थे, एक टांग नीचे रखा हुआ था और एक पाये से टिक करके वो बैठा हुआ अपनी आंखों को बंद किए हुए था। वांग जी विंग को बस देखता ही रह जाता और कहता है, तो क्या तुम्हें ये भी बजाने आता है? हाँ। फिर वो बगल में देखता है जहाँ पे विंग ने बहुत सारी चीजों को ढक के रखा हुआ था। वांग जी उस प्लेट को उठाकर देखता है और वो बहुत मुस्कुरा करके देखता है और कहता है, तो ये सब कुछ मेरे लिए बनाया है? विंग वांग जी की वॉइस सुन करके बांसुरी बजाना रुक जाता है और कहता है, लहन किंग आप आ गए? विंग कहता है, वांग जी कहता है, हाँ मैं आ गया, पर क्या हमारे कमरे में कोई और भी आया था? विंग विंग कहता है, क्या मतलब? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हुआ था ना। मुझे कहता ओ अच्छा, मुझे लगा क्योंकि कमरे में ना किसी और की भी स्मेल है। और वांगजी अल्फा था, एक किंग था, इसलिए उसे पता था कि कमरे में कोई और अल्फा आया है, लेकिन कौन था? विंग ने तो साफ साफ मना कर दिया और झूठ बोल दिया था। इसलिए वांगजी कहता है, ठीक है मैं खुद ही पता लगा लूंगा, पर तुम्हें कोई खरोच तो नहीं आई ना? विंग कहता है, नहीं, क्या मुझे कुछ होना चाहिए था? वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए था। फिर वांगजी ध्यान देता है कि वो जब जा रहा था तो उसे लगा कि जैसे छत पर कोई है, पर जब से ही वांगजी देखता है पीछे पलट करके, तो वो जो शख्स था वो छुप गया था और पीछे की तरफ चला गया था। इसलिए वांगजी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वापस से आगे बढ़ जाता है। वहीं अभी विंग ये सब कुछ जब बोल रहा था तो वांगजी कहता, कोई बात नहीं विंग, और इतना बोल करके वो उसके साथ प्लेट लेकर के नीचे बैठ जाता है। तो वांगजी को देखते हुए विंग कहता, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, हम आपके लिए कुशन लेके आते हैं। और इतना बोलकर वो अंदर भागता है, एक कुशन लाता है जिसपे वांगजी वापस से बैठ जाता है और उसे वो खा रहा होता है। और विंग कहता है, क्या ये अच्छी बनी है? वांगजी कहता है, हाँ, और मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं तुम्हारे गोद में सर रख के सो जाऊं? विंग कहता है, आप अंदर चलिए। तो वांगजी कहता है, नहीं, यहाँ से नजारा अच्छा दिख रहा है, मैं यही रहना चाहता हूँ विंग, और तुम बांसुरी बजाओ। फिर विंग अच्छे से बैठ जाता है और वांगजी उसके गोद में अपना सर रख देता है, एक पैर पसारे हुए था। और वांगजी वहीं नीचे लकड़ी वाले जो लोग रहते थे ना मकान, तो नीचे का फर्श लकड़ी का ही था, वहां पे वो लेट जाता है। वहीं वापस से एक मेलोडी बना करके और वो बजाना शुरू करता है, जिसमें उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे जो कि वांगजी को दिल को छू रहे थे। और वांगजी जो कि थका हुआ था वो प्लेट को बगल में रख करके थोड़ी देर के लिए विंग की गोद में ही अपनी आंखों को बंद कर देता है और वो नींद के गहराई में उतर जाता है। शाम हो चुकी थी और वांगजी की नींद खुलती है, जहाँ पे विंग अभी भी वहां पे बैठा हुआ था और वांगजी के हाथों को पकड़ा हुआ था। वांगजी और विंग दोनों सोए हुए थे, तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की साउंड आ रही थी, जिसे सुन करके वांगजी हड़बड़ा के उठ जाता है और विंग भी, और वो दोनों बाहर अंदर की तरफ से आ रही आवाजों को नोटिस करते हैं। विंग और वांगजी अंदर आते हैं तो विंग ना वॉशरूम वाले दरवाजे के सटके और वॉशरूम में चला गया हुआ था। और फिर वांगजी उस कमरे से बाहर होते हुए हॉलवे से होते हुए मेन गेट को खोलते हैं और फिर विंग जो था वो वांगजी के कमरे में आके छुप गया था। दरवाजा ओपन होते ही एक पहरेदार भाग करके आता और कहता है, किंग, आपको पता है आपका जो राइट हैंड सेनापति है ना, वो लापता है, पता नहीं कहाँ गया है, और दोपहर से ही नहीं मिल रहा है, पूरे पैलेस में ढूंढा जा रहा है और उसके कक्ष से भी कुछ भी नहीं बरामद हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा है। वांगजी एक नजर पीछे देखता है जहां से उसे विंग उसके कमरे में दिख रहा था और सीधे उस कक्ष से बाहर चला जाता है। विंग जिसके चेहरे पे थोड़ा सा डर था जब वांगजी ने उसे देखा था और उसके जाने के बाद एक इविल स्माइल थी, और वो कहता है, मुझे मारने आया था तो फिर मैं क्या करता? अगर वो मुझे जान से मार देता तो फिर मेरे मेरे पास कोई नहीं रहता ना। और मुझे ये जो पावर मिली है वो मुझे अच्छा फील करा रही है, पर मुझे जानना है कि ये पावर मेरे बॉडी को कैसे अब्सॉर्ब कर रही है। हाँ, वैसे भी अभी वो तो है नहीं, मैं आचिंग काका से मिल के आता हूँ। इतना बोल करके विंग भी उस कमरे से बाहर आ जाता है और वो वांगजी तो दूसरी तरफ चला गया था, इसीलिए वो चला जाता है जियांगजिंग को मिलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।